नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं। किस तरह की राजनीति हमारे इर्द गिर्द चल रही है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी बातें कह रही हैं और चुनावी जो रणभेरियां हैं वो भी बज उठी हैं। तो इस तरह का ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम राजनीति के पारंगत, राजनीति में चाणक्य समझे जाने वाले, माने जाने वाले पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह से ये प्रोग्राम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। उनके अनुभव का, उनकी राजनीतिक सक्रियता का जो अनुभव रहा है, 6 दशक का अनुभव चंद्राजी जी को राजनीति का है, उनके अनुभव का हम लाभ लेते हुए उनसे जानते हैं किस तरह की राजनीति देश में चल रही है, विभिन्न राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। और अब देश में चूंकि आम चुनाव की भी आहट हो चुकी है और सेमीफाइनल जो राज्यों का होने वाला है वो भी अब बाकी है, तो इसमें क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से राजनीतिक घोटियां बिठाई जा रही हैं, किस तरह की सियासी चाल है और किस तरह के भूचाल है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्राजीत सिंह का हम स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत नमस्कार जी साहब। तो मुद्दा ये जो कर्नाटक वाला चल रहा है, इसके ऊपर हम आपसे कुछ आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि कर्नाटक में जो ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया है, सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया है और डीके शिव कुमार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है इसको आप कितना आगे तक का देख रहे हैं? और इसी बीच में वहां जो दलित नेता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जी परमेश्वर, उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी दलित नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। ये 8 साल तक लगातार वहां के पीसीसी चीफ रहे हैं जी परमेश्वर, और ये जो पिछली सरकार थी जो इनके कांग्रेस के और जेडीएस के उसमें थी, अलायंस में, उसमें ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं परमेश्वर साहब। तो इनका ये कहना है कि ये जो डीके शिव कुमार को बना दिया वो ठीक है, लेकिन दलित नेता को ना बनाया गया तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस अभी तक तो अरेंजमेंट इन्हीं दोनों के बीच में ही बैठाया है, इसी बीच में ये एक हल्ला हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कहां तक ये जाती हुई दिखती है सरकार? देखिए, अभी तो एडजस्टमेंट बैठ गया। मुख्यमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने डी शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री का पद, महत्वपूर्ण विभाग, सारी फैसिलिटीज और अगले पार्लियामेंट चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन दे दिया है। पर मुझे एक डाउट है, ऐसा आश्वासन तो सचिन पायलट को भी दिया गया था। कहीं ऐसा नहीं हो कि डी शिव कुमार दूसरा सचिन पायलट बन के रह जाए, इसकी संभावना है। मगर फिर भी अच्छा है, कम से कम ये तो नहीं कहा मुख्यमंत्री ने कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जैसा कृष्ण ने कहा था 5 गांव ही दे दो, वो भी दुर्योधन नहीं माना, तब महाभारत हुआ। चलो, कम से कम उस स्थिति से तो आज की तारीख में कर्नाटक में कांग्रेस बच गई। अब आपने एक नया पॉइंट लाए, वो इंपॉर्टेंट है। उनके कितने विधायक हैं, कहाँ है, वो भी विधायक बटे हुए ही होंगे ना। वो डी शिव कुमार के साथ होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ होंगे। उस थ्रेट को मैं स्पेसिफिक थ्रेट नहीं मानता। अब वैसे सिचुएशन है, कभी कोई भी करवट ले सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, वो आएगा जब देखेंगे। और आज की तारीख में ये जो समझौता हुआ है, ये तो दोनों की महानता है। मुख्यमंत्री ने देने का वादा किया और डी शिव कुमार ने लेने का वादा किया, दोनों बराबर बराबर तुल गए, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं खुद चाहता हूं कि ये समझौता बना रहे। हालांकि ये समझौते ये कभी भी टूटने के उस दिन आसार हो जाएंगे जिस दिन मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल जाएंगे, अतः कहेंगे नहीं मैं तो बन गया, तो बन गया, अब मैं नहीं हटूंगा। फिर कह देगा विधायकों को गिन लो, मेरे साथ है, वो फिर नहीं हटेगा। फिर हालांकि क्या होता है, एमएलए मेरे साथ है, वही रिपीट होगी कहानी, जो कहानी आज राजस्थान में रिपीट हो रही है। अब किसका कितना योगदान था, आप सचिन की तुलना डी शिव कुमार से कर सकते हो। अगर उन्होंने कुछ उपलब्धियां की है तो इसने भी की है। उनको बहुत कुछ दिया जा रहा है, इसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इनके जिम्मे आंदोलन आया है, भूखा रहना आया है, संघर्ष करना आया है, पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी आई है। उसके जिम्मे तो वो पहले ही कर चुके थे डी शिव कुमार, तो बदले में कुछ मिला नहीं उनको। चल एनीवे, जो हुआ है फिलहाल टेम्पररी ट्रूस है, फिलहाल टेम्पररी साइलेंस है। ये साइलेंस कब तक रहेगी इसका तो भाई सुभाष जी कोई भी आदमी आज आकलन नहीं कर सकता।
और एक बात जरूर है कि खतरे की तलवार तो गर्दन पर लगातार वैसी ही लटकी रहेगी जैसी 4.5 साल अशोक गहलोत के यहाँ लटकी रही। ये बात अलग है कि अशोक चालाकी से, होशियारी से, आला कमान की मदद से और धनबल की ताकत से रह गए, पर वहां तो धनबल शिव कुमार के साथ है, तो धनबल वहां काम नहीं आएगा। अब जो होगा देख लेंगे, आपके चैनल पर हम आएंगे, हम भी अपने विचार दे देंगे। आज की तारीख में ट्रूस है, आज की तारीख में शांति है, आज की तारीख में मजबूरियां हैं, आज की तारीख में समझौता है। ये अच्छा समझौता है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता। राइट। ये जो चुनाव के नतीजे हैं कर्नाटक के, इन चुनाव नतीजों को लोग 2024 के चुनाव नतीजे जो हैं उनसे जोड़कर देख रहे हैं। 2024 में जो देश में आम चुनाव होना है, लोकसभा के चुनाव हैं, उन नतीजों को इस कर्नाटक चुनाव से आप किस तरह का पाते हैं? क्या कोई असर आप देखते हैं? कोई बराबरी नहीं है क्या इन नतीजों का? ये तो ऐसी बात है, ये गांव के चौपाई का नतीजा है, देश का है नतीजा। इसको 2024 के नतीजों से जोड़ना तो अत्यंत मूर्खता होगी, कहीं लेन देन ही नहीं है। एक स्टेट का छोटा सा चुनाव था, उस स्टेट के अंदर बहुत अच्छी सफलता कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस को इस सफलता का अवलोकन 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव से करना, क्या ये उनकी बुद्धिमानी का नमूना है? कहां नरेंद्र मोदी और कहां हिंदुस्तान और कहां बेचारा छोटा सा ये कर्नाटक? कोई बराबरी नहीं है। 2024 का रिजल्ट तो क्लियर है, 10 कर्नाटक भी हो जाए तो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी तो देश के महानतम नेता है, आज तक के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में एक हैं। इसलिए इस बकवास को मैं सुनता नहीं, मैं मानता नहीं। आप बताइए मुझे, 2024 के चुनाव में क्या कर्नाटक के लोग यूपी का फैसला कर लेंगे, या कर्नाटक के लोग राजस्थान का फैसला कर लेंगे, या कर्नाटक के लोग मध्य प्रदेश का फैसला कर लेंगे, या कर्नाटक के लोग तमिलनाडु का, कर्नाटक का, उड़ीसा का फैसला कर लेंगे? अरे भाई, ये तो एक खूबसूरत का घाटिया मिल गया और पंसारी की दुकान लगा ली। ठीक है, आप जीते हो, बधाई के पात्र हो, हम भी बधाई देते हैं। अच्छी कार्यकारिणी रही है, अच्छा काम हुआ है, अच्छा सा समझौता हुआ है, पर अपनी औकात और हैसियत के बाहर मत जाओ। जब आदमी अभी औकात और हैसियत से बाहर जाता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके 5 साल में भी दूजा पैदा हो जाए। इसको संभालो और बने रहो। हाँ, इसको यदि आपने बहुत राइट दिशा में ये पॉइंट रखा है। ये जो कांग्रेस को जीत जो मिली है, इसको यदि हम वोट परसेंटेज पे देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग वैसा का वैसा ही रहा जो पिछले बार था। उसमें कोई ज्यादा डेंट नहीं है, 0.5% का डेंट है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक गलती कर दी। सुनो सुभाष जी, वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जो कांग्रेस की सेटिस्फाइंग नीति है उसका अनुसरण कर लिया, इसलिए भाजपा आ रही है। जब राजनाथ ने कहा कि हमारे कलेजे में मुसलमान बसते हैं, तो वहां के हिंदू बहुल ने किया, ले भैया तेरा कलेजा निकाल के अलग रख देते हैं। वहां जब मुसलमानों की औरतों को 51,000, मौलवियों को 6,000 ये देने की बात कही, तब कांग्रेस को फॉलो किया। कांग्रेस के फॉलो से वहां की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने सिद्धांत नहीं बदले होते, अपनी बात पर अड़िग रही होती, वही सनातन धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, शौर्य, सैनिक शक्ति और सीना पर अपने पुरजोर ताकत के मोदी के अचीवमेंट पर कायम रहती, तो ये स्थिति नहीं आती। अब ऐसा नहीं होगा। एक बार गलती की है, मुझे पक्का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब चलते हैं आपके गृह राज्य, आपकी कर्मभूमि राजस्थान की तरफ। और राजस्थान में आज की घटना ये रिपोर्टेड है, अजमेर की घटना है। एआईसीसी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन एक कार्यक्रम में अजमेर पहुंची। उनके साथ में आरटीडीसी के चेयरमैन जो हैं धर्मेंद्र राठौड़, ये भी गए थे। धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में ये माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीक हैं। तो ये जब वहाँ गए तो इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं कि अब लगता है ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो बीच में खींचतान चल रही है वो अब हाथापाई और मारपिटाई तक पहुंच गई है। आज दोनों गुटों के समर्थकों के बीच में वहां मारपिटाई हुई है, ये बताया जा रहा है। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या हुआ होगा? मैंने तो आंखों से देखा है
आंखों से सारा नजारा मैंने टीवी पर देखा है। इसमें क्या हुआ है, लड़ाई किस पे हुई, कौन कौन से लड़ाई, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मारवाड़ी में इसको थापा मुक्की की संज्ञा दी जाती है। थापा मुक्की के अंदर नारा एक ही लगा था, धर्मेंद्र मुर्दाबाद का, और किसी के मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। वहां की जो सचिव आई थी उसकी इज्जत की गई। दोनों पार्टियों में अपने अपने नेताओं के बारे में पॉजिटिव विचार करते तो कोई बुराई नहीं थी, पर आप झगड़ा करना, टंटा करना, थापावे करना, ये साबित करता है कि आज कांग्रेस के अंदर एकता नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस विभाजित है, कांग्रेस टुकड़ों में है, सचिन ज्यादा ताकतवर है, उसके लोग ज्यादा जोर से नारे लगा रहे थे, अशोक के भी लगा रहे थे, थोड़े बहुत तो मुख्यमंत्री के होते ही है। इस सारे गमला मैंने तो देखा है। देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि जब वहां पर धर्मेंद्र राठौड़, जो मुख्यमंत्री के मुंह का बाल कहा जाता है, वो वहां मौजूद था, तो उसके जिंदाबाद किसी का मुर्दाबाद के नारे लगे। क्यों लगे? कोई तो बात होगी, कोई तो कमजोरी होगी, कोई तो पक्षपात होगा, कोई तो लोगों के अंदर उद्वेग होगा, तब लगे ना। और फिर आपस में थवाबू की क्या जरूरत थी, बैठ जाते अपनी बात करते। पर इस एक घटना से साबित हो गया है कि अब कांग्रेस की मीटिंगों के अंदर कहीं भी अशांति हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और मुझे तो कतई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, और हुई है तो बहुत बुरी हुई है। दोनों नेताओं को अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, और मुख्यमंत्री तो समझा भी सकते हैं, मुंह भी बंद कर सकते हैं, मुंह भर भी सकते हैं। सचिन के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। सचिन के समर्थक तो स्वतः आते हैं, स्वतः बोलते हैं, स्वतः लड़ते हैं, स्वतः कहते हैं और स्वतः करते हैं। तो आपको लगता है ये 31 मई तक का जो अल्टीमेटम है, इस अल्टीमेटम के बाद ये पायलट समर्थक थोड़े ज्यादा डेस्परेशन में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई वाह, वो आज मान गया 2.5 साल का फॉर्मूला, या 4.5 साल बना 4 महीने का फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगा? आप बताइए, 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, एक भाई को मकान, जमीन, जायदाद सब दे दी, और दूसरा भाई ने कहा मुझे तो केवल गणेश जी की मूर्ति दे दो, वो भी नहीं दोगे, तो झगड़ा होगा, और इस झगड़े को टाल नहीं सकते हम। ये 31 मई का भी नौटंकी है। झगड़ा तो अंदर भी चालू हो चुका है, 31 मई भी आ जाएगी, आप हम यही रहेंगे, तो देख लेंगे क्या होता है। पर सचिन पायलट ने कहा है कि मैं अपने श्रमिकों के अंदर पांव में आए हुए मेरे समर्थकों की छाले की कसम खाकर कहता हूं कि वापस कदम नहीं उठाऊंगा। तो जब सचिन जी कदम उठाएंगे ही नहीं, तो एक तरफ खड़े तो रह नहीं सकते, व्यायाम तो कर नहीं सकते, तो आगे का कदम चलेंगे, आगे का कदम चलेगा, मुख्यमंत्री को मंजूर नहीं होगा, तो झगड़ा, टंटा, विद्वेष, विद्रोह, परेशानियां, नारेबाजी, ये सब होगी। और जैसे जैसे ही होगी वैसे वैसे कांग्रेस खंडित होती जाएगी। कांग्रेस के भाग्य में खंडित होना लिखा है, तो आप हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस जैसी मान संस्था कितने वर्षों से इस देश में रही है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी का उदाहरण देता हूँ, तो उनकी संस्था में इस प्रकार की थापामुक्की होना इज नॉट गुड। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसा ही एक और मामला जोधपुर का है, जिसको लेकर अभी चर्चाएं हैं। जोधपुर में कुछ जगहों पर पोस्टर लगे हैं जिसमें सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत की फोटो दिखाते हुए ये कहा गया है कि पायलट जी, संजीवनी के ऊपर आप चुप क्यों हैं। ये पोस्टर इस वक्त जोधपुर में आप कमाल कर, अरे भाई संजीवनी पर तो गवर्नमेंट एक्शन ले चुकी, संजीवनी पर एसओजी में केस चल रहा है, तो सचिन क्या बोलता? अगर सरकार चुप रहती तो सचिन बोलता। अब सचिन को जिम्मेदारी, आप सचिन क्या बोलेगा? जो बोलते हैं उससे ज्यादा तो विरोध भी कर रहे हैं। पूरी की पूरी एसओजी लगी हुई है, पूरी एसीडी लगी हुई है, मशीनें मंगाई है 50 लाख की वॉइस सैंपलिंग के लिए। क्या करोगे इससे ज्यादा? सचिन को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इस मामले में सचिन को बोलना न बोलना अर्थहीन था, ये व्यर्थ का था, इसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉग्निजेंस दे चुकी, इंक्वायरी कर चुकी। मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कोई भी जेल जा सकते हैं, तो जिसके बारे में मुख्यमंत्री इतने एक्टिव हो, वहां पर और कोई आप भी कार्यकर्ता एक्टिव हो या नो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये पोस्टर लगाने वाला मुझे लगता है कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति था, जिसने ये पोस्टर लगाते वक्त ये नहीं देखा कि सचिन क्या बोलता। हो चुका, सचिन बोलता तो यही बोलता, मांग करो, इंक्वायरी करो, कर रहा है ना। सचिन बोलता पुलिस जांच करो, कर रही है ना गवर्नमेंट। सचिन बोलता एसओजी की इंक्वायरी करो, करिए ना एसओजी। तो और लवजीवन सोसाइटी के बारे में सचिन के बाद बोलने को क्या था? तो सचिन पर यह आरोप लगाना कि वो चुप है, वो चुप रह के क्या कर लेता और बोल के क्या कर लेता, जो करना था वो सरकार कर रही है, बहुत कड़ा हो रही है।
और बहुत तगड़ा हो रही है, इससे कोई शिकायत नहीं है किसी को। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ये जो बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है कि भाई वसुंधरा राजे के ही मामले में आप क्यों बोल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई धड़ेबंदी की बात ये लोग उठा रहे हैं? इस तरह का ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे के बारे में सचिन इसलिए बोला कि सरकार मौन है। सरकार ने कहा था वसुंधरा पर आरोप है, सरकार ने कहा था 5,000 करोड़ का आरोप लगाया था कैलाश मेघवाल ने, ये तो सारे तथ्य हैं। इसलिए सचिन ने कहा था कि ये तथ्य होने के बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है, उसके बारे में लिया एक्शन। तो सचिन ने बुरा नहीं माना, बहुत अच्छा किया, एक्शन लेना चाहिए था, आपने एक्शन ले लिया। पर अब आप ही बताइए मुझे सुभाष जी कि वसुंधरा के बारे में सरकार की तरफ से एक्शन न होना, इसके कारण सचिन बोला। तो उनकी निजी खुनस्ती है कि जो सरकार गिरा रहे थे तो ये आरोप लगा था कि वसुंधरा ने सरकार बचाई। ये आपसी विद्वेष की बात है, ये सिद्धांत की बात नहीं है। और यहाँ वाली तो सिद्धांत की बात है, सिद्धांत और निजी दोनों में फर्क होता है। ठीक बात है। एक खबर, आज की खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक हल्का सा फेरबदल है और बीकानेर संभाग के दलित नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनको मतलब कानून मंत्रालय जैसा एक इंपोर्टेंट मंत्रालय दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस फेरबदल से और अर्जुन राम मेघवाल को इस तरह एलिवेट करने से क्या इस संभाग के कुछ राजनीतिक समीकरण में चेंज आएगा? ऐसा है? थोड़ा बहुत तो आएगा। दलित वोटों की परसेंटेज बढ़ेगी भाजपा के बाद, क्यों नहीं बढ़ेगी? जब सारी जातिवाद तो दलित क्यों नहीं है? जब एक जाट मंत्री को उपराष्ट्रपति बनाकर आप जाट वोट बढ़ा रहे हो, आपने एक बनिया को स्पीकर बनाकर बढ़िया वोट बढ़ाए हैं, तो नेचुरली आप एक दलित को बढ़ाओ तो दलित वोट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? क्या दलित कोई बुद्धिहीन कौम है? दलित भी समझदार कौम है, उनको खुशी होगी, उनको एहसास होगा, उनको गर्व होगा कि हमारे आदमी का एलिवेशन हुआ और जो आपका। इसीलिए जब सतीश पुंजा का डिवेल्यूएशन हुआ तो मैंने कहा था कि इसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। जब एलिवेशन हुआ राजेंद्र का तो हमने ये भी कहा था कि राजपूत शायद कुछ हो जाएंगे। तो ये तो हर जाति का अपना अपना गुण है, जाति के लोग, जाति के आदमी के। ये केवल जैन और बनिया समाज है, जैन और समाज है, जहां किसी का कितना भी एलिवेशन हो जाओ समाज ये फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो हर जैन आदमी, हर व्यक्तिगत आदमी, हर बनिया क्या कहता है कि मेरा काम तो मैं निकाल ही लूंगा। यानी इंडिविजुअल तो बनिया बहुत पावरफुल है, कलेक्टिवली बहुत। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। राइट। तो आपको बीकानेर संभाग की हम यदि बात कर रहे हैं तो बीकानेर संभाग में इस बार चुनाव में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखो आप, मैं बताऊं, मैं नाम लेना उचित नहीं मानता हूं, पर मैं एक आपको जवाब देने के पहले कसम उठाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और ये मैं गले में माला है रुद्राक्ष की हाथ में लेके कह रहा हूं। मुझे कल और परसों के बीच में आधा दर्जन बीजेपी के नेता मिले, बड़े नेता, श्रेष्ठतम नेता, महान नेता, जिनका परचम लहराता है। 2 कांग्रेस के भी थे, 2 दूसरे भी थे, 2 न्यूट्रल भी थे। मैंने भाई बताओ बीकानेर में क्या होगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। भाई ये कैसे हो सकता है? बोला डूंडी हारेगा, डोटासरा हारेगा, जीतेगा कौन? मैं कहा गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां 2-3 सीटें भाजपा नहीं भी जीते तो वहां आप पार्टी ले जाएगी। फिर मैंने कहा और बताओ, बोल किसका बताऊं? कोई है ही नहीं सीट, बीकानेर 0। जैसा पिछली बार मैंने आपके यहाँ के 200 वगैरह का आवरण दिया, मैंने उससे पूछा है, मैं नहीं मानता कि 0 सीट आएगी, फिर भी मैं मानता हूं 1-2 सीट तो कांग्रेस ले ही आएगी। वो किसकी लाएगी मैं नहीं जानता हूं, पर आज की तारीख में बीकानेर संभाग में कांग्रेस 0। अभी ये नहीं कहता कि भाजपा ही सब सीट लाएगी, कुछ सीटें निर्दलीय भी आएगी, कुछ वो आ रहे हैं दुष्यंत भैया हरियाणा से, उनके लोग भी जाट ले जाएंगे, कुछ सीटें हनुमान बेनीवाल भी ले जाएगा, कुछ सीटें आप पार्टी ले जाएगी, कुछ सीटें भाजपा ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं लाएगी। कांग्रेस तो 0/0 ही रहेगी। ये मेरे वर्ड नहीं है, और मैं कसम खाकर कह चुका हूं कि कई भी बात कह रहा हूं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। राइट। तो बीकानेर संभाग में कांग्रेस को सेटबैक लगेगा, आपका ये कहना है कुल मिला के, और भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां अच्छी परफॉर्मेंस करेगी ऐसा माना जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? इससे अलावा एक बात कह रहा हूं, आश्चर्यजनक बात कह रहा हूं, होने वाली घटना एडवांस बता रहा हूं। इस बार एनडीए के सारे घटक
मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए यह दुष्यंत आता है, भाजपा विरोध नहीं करेगी उसका। मान लीजिए जब शिवसेना आती है, भाजपा विरोध नहीं करेगी उसका। क्यों करेगी? सारे एनडीए मिलकर के तो सरकार बनाते हैं। ये एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी का बहुमत है और सरकार तो एनडीए की है। आपको एनडीए की एकता का बड़ा भारी उदाहरण राजस्थान में भी दिख जाएगा। दुष्यंत जी भी आने वाले हैं, इधर शिवसेना पूरी ताकत से लगी हुई है। तो मैंने पूछा एक दूसरे से लड़ोगे? बोले मूर क्या वो जीत सकते हैं हम मदद कर देंगे, या हम जीत सकते हैं वो मदद कर देंगे, या भाजपा जीत सकते हैं दोनों मदद कर देंगे। एनडीए की भारी एकता के आगे कांग्रेस की अपनी पार्टी का खंडन, विखंडन और विभाजन और फूट, आप ही बताओ क्या रिजल्ट आएगा? तो आपको लगता है शिवसेना की कोई स्ट्रांग होल्ड सीट है क्या राजस्थान में? सवाल होल्ड का नहीं है, सवाल उम्मीद। आप होल्ड का क्या सवाल है? वो एनडीए का घटक है, तो क्या क्या लड़ेंगे कि हम तो भाजपा के सहयोग में आए, तो जो लोग भाजपा में टिकट नहीं मिलेगी दो चार लोग उधर भी चले जाएंगे। दुष्यंत भी यही क्या आएगा कि हम भाजपा के विरोध में नहीं आए, हम तो हमारी पार्टी के लिए आए हैं, उनको भी मिल जाएगा। पर मुझे ये बताओ कांग्रेस को और किसका सहारा मिलेगा? कांग्रेस बेसहारा लाचार हुई, और कांग्रेस का जो मूल तत्व है वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट बहुत खतरनाक खेल खेलेगा और कांग्रेस को छठी का दूध याद दिला देगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। हालांकि मैं मानता हूं गहलोत जी ने इन दिनों बहुत कोशिश की, कई रात कैंप चलाए, 1 करोड़ आदमी आ गए, आज अखबार में विज्ञापन था और विज्ञापन में उनका फोटो भी था। हो सकता है 2 करोड़ आए, 7 करोड़ आए, पर आने वाले वोट देंगे इसका कोई ठेका नहीं है। अरे तो लाभ उठाने के लिए हर एक आएगा, आज मेरे को भी लाभ मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा वोट दे दूंगा। वोट और लाभ का कोई अर्थ नहीं, वोट और लाभ का कोई रिश्ता नहीं, रात कैंप पर समर्थन का कोई रिश्ता नहीं, रात कैंप पर आम आदमी का कोई रिश्ता नहीं, गरीबों का कोई रिश्ता नहीं, मध्यम वर्ग का रिश्ता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? अगर 100 की चीज 50 रुपए मिलेगी तो मेरा ये नौकर कहता है मैं भी जाके लेके आऊंगा, मेरा ड्राइवर कहता है मैं भी लेके आऊंगा। मैं वोट किसको दोगे? वो तो आपसे बात करके दी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति है बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, ये मेरी भविष्यवाणी। ठीक बात है। ये तो अब देखिए, आप राहत कैंप का जो मसला है, राहत कैंप जिनको दे रहे हैं तो मुंह देख के तिलक निकालने वाली बात भी तो हो रही है ना। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, कुछ ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ चुनिंदा अखबारों को विज्ञापन दिया जा रहा है और बाकी जो अखबार वाले हैं वो मुताकते रह जाते हैं। तो काय की राहत है फिर? राहत शिविरों में तो आप जिनको दोगे तो बाद में दोगे, यहाँ तो पहले ही आप पक्षपात कर रहे हैं। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं लोगों में। और जो दूसरे अखबार हैं वो भी तो रोजगार सृजन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं है। आप वसुंधरा के बारे में गलत गलत मत सुनो। वसुंधरा मर भी जाएगी तो भाजपा का नुकसान नहीं करेगी। वसुंधरा को कितना प्रताड़ित करो, भाजपा का नुकसान नहीं करेगी। उनकी रगों में राजमाता विजय राजे सिंधिया का खून है। उनका निजी स्वार्थ टूट जाएगा तो भी वो भाजपा का विरोध नहीं करेगी। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए वसुंधरा और आलाकमान के बीच डिफरेंस और दूरियां पैदा करना चाहते हैं। अंत में वो दुख पाएंगे। क्यों नुकसान करेगी? 10 साल चीफ मिनिस्टर रही है, सेंटर में मंत्री रही है, बहुत बड़ी नेता रही है। उनकी मां इसकी निर्माता रही है, भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की प्रणेता रही है। इसलिए ये बकवास नहीं है, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम है, ये कांग्रेस का फैलाया हुआ जाल है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया प्रचार है। वसुंधरा का कुछ नहीं हो रहा है। अब सतीश जी का इंक्वायरी करना चाहो, उसमें मैं भी एतराज नहीं करता हूँ, कर लो। क्या इंक्वायरी करोगे? वसुंधरा खाई पी अपने परिवार में संपन्न सुसंपन्न सब है, आरोप लगाता है, कोई तो आरोप की जांच होनी चाहिए। पर आरोप जनरल नहीं लगता है, स्पेसिफिक लगाओ, बताओ कि ये आरोप किया, बताओ कि ये भ्रष्टाचार किया, तब तो कोई आरोप की जांच भी हो। आप ये बताते नहीं। वसुंधरा कहते भ्रष्टाचार, बता भाई सचिन क्या भ्रष्टाचार किया, किस डिपार्टमेंट में किया, किस फाइल पर किया, किस ऑर्डर में, ये तो बताते नहीं। और खाली उनका विरोध करते हो। विरोध इसलिए करते हो कि कांग्रेस घबराती है कि वसुंधरा का चेहरा आएगा तो भाजपा के चेहरा बन जाए। मैं तो खुद उनका एडवाइजर रहा हूं, उनका कैबिनेट मंत्री रहा हूं, उनका सर्वाधिक समर्थक रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं कहता हूं अगर आरोप है आप जांच करिए, नहीं या तो बोलना बंद करो। ये सचिन जी आपको कह रहा हूं, आपका मैं बड़ा समर्थक हूं, और आप बताइए कि आपके पास प्रूफ है? कौन सा काम की जांच करना चाहती हो आप? फिर भी आपने कहा है, कहना आपका अधिकार है। तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री चंद्रराज जी सिंघवी साहब, आभार आपका, धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा
ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।